अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जुमे की शाम कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA के रहनुमा नरेंद्र मोदी को नई हुकूमत तश्कील देने की दावत दी और उनसे नई वजारती काउंसिल के लिए नामों की फहरिस्त भेजने को कहा। मोदी शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे और सदर जमहूरिया से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया ने उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामजद किया है और उनसे कहा है कि वो काबीना की फहरिस्त दें। उन्होंने कहा कि मैंने सदर जमहूरिया से कहा कि इतवार की शाम 6 बजे हमारे लिए हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद करने के लिए मौजू वक्त होगा। उन्होंने कहा कि उस वक्त तक वजारती काउंसिल के अरकान की फहरिस्त भी सदर जमहूरिया को भेज दी जाएगी। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था। मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। इन 10 साल के कार्यकाल के दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वास है ये 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है, अनेक तनावों से गुजर रही है, अनेक आपदाओं से गुजर रही है। ऐसी विकट परिस्थिति दुनिया ने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। हर देश इन सारी समस्याओं के बीच अपने आप को बचाए रखना, बढ़ाते रहना, चुनौतियों का डगर डगर पे सामना कर रहा है। हम भारत वाले लोग, हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकट। सदर जमहूरिया से मुलाकात से पहले आज इंडिया के अरकान पार्लियामेंट का एक इजलास मुनक़िद हुआ। बीजेपी के सीनियर कायदीन राजनाथ सिंह, अमित शाह, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यू और इत्तेहाद की दीगर जमातों के कायदीन ने मरकज़ में मोदी की क़यादत में हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के हवाले से सदर जमहूरिया को एक ख़त सौंपा। ख्याल है कि इससे कबल NDA की पार्लिमानी पार्टी की एक मीटिंग में मोदी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था। इस बात का इम्कान उसी वक्त ज़ाहिर किया गया था कि सदर जमहूरिया हुकूमत साजी का दावतनामा मोदी को दे सकती हैं और ऐसे हुआ भी। लोकसभा इंतखाबात में NDA ने 293 सीटें जीतकर मुसलसिल तीसरी बार अक्सरियत हासिल की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद यानी 1962 के बाद ये ऐसा पहला मौका है कि कोई लीडर 2 मियाद पूरी करने के बाद मुसलसिल तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेगा। I thank all of you
This time we had a historic win of the election. We have won historic elections. If you see 95% seats we have won in Andhra Pradesh. That is the big victory. I have seen so many elections. He is the first of its kind. That is the confidence people are having on NDA and all leaders. My friend Pawan Kalyanji is here, Janasena leader. Janasena, Telugu Desam Party and also BJP, we worked together without having any reservations. Here, State President Purandeshwari also is here. All leaders, we worked very well. That is the results we got it. I am very happy to share some of my ideas with you. This is the proudest moment in my life. Thank you. Thank you very much. मैं एनडीए के हमारे मैं जनसेना पार्टी के नेता श्री पवन कल्याण जी से आग्रह करूंगा कि वे इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। To the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my heartfelt wishes on behalf of Janasena, and I'm fortunate and grateful for giving this opportunity to be here. It started in 2014 in the same place. And Honorable Chandrababu Naidu ji said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this. साथियों, हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास। कांग्रेस कायद पवन खेड़ा ने कहा है कि एनडीए का फुल फॉर्म अब नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस हो गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, सिर्फ मोदी की गारंटी कहते थे, अब कह रहे हैं एनडीए की गारंटी। बीजेपी अपनी खींच निकालने की कोशिश छत्रपति शिवाजी महाराज, अंबेडकर, गांधी, नेहरू से क्यों कर रही है? उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी
अपना जो गुस्सा है वो कांग्रेस से निकाले, हम इसका मुकाबला करेंगे। अयोध्या में क्या हुआ? 50-50 कोस दूर एक भी सीट नहीं जीत पाए। ना केवल अयोध्या, अगल बगल की तमाम सीटों पर करारा जवाब मिला। आप सुबह से शाम तक देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं ये अयोध्या वासियों को, राम भक्तों को। तो ये खींच निकालना, अपने आप को इन तमाम महापुरुषों से ऊपर मान लेना, अपने आप को भगवान से ऊपर मान लेना, अभी भी ऐंठ गई है। तो भी देखिए आप, आज का भाषण थोड़ा बहुत मेरे कानों में भी पड़ा, इतना अटपटा भाषण, खींच इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। पिछले 10 साल में कितनी बार एनडीए का नाम लिया, कभी आपने सुना? गिनो। चलो आज मैं आप सबको होमवर्क देता हूं, मैं अपने आप को भी होमवर्क देता हूं। जितना पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, आज कितने घंटे का भाषण था? 1 घंटे का, तो उससे कम तो बोलते नहीं। 1 घंटे में कितनी बार नाम ले लिया एनडीए का? 1.5 घंटा चलिए, आपने होमवर्क करना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे के भाषण में एनडीए का नाम कितना ज्यादा लिया गया। पहले था एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी। अब बीजेपी की भी गारंटी नहीं, अब एनडीए की गारंटी आ गई। वैसे एनडीए वाले जो दोनों हमारे साथी हैं, ये भी जानते हैं इस आदमी की गारंटी पे कोई भरोसा नहीं करता, वो लोग भी नहीं करते। दुख इस बात का है कि आपकी जो खींच है हमसे निकालिए, निकालते रहते हैं, पिछले 10 साल से निकाल रहे हैं। राहुल गांधी से आप निकालते रहते हैं, निकालिए, हम मुकाबला करेंगे आपका। आपकी खींच। कांग्रेस ने मेडिकल में दाखिले के लिए मुनक्किद होने वाले नीट के इम्तिहान में पेपर लीक होने को इंतहाई संगीन मसला करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने का मुतालबा किया और कहा कि अगर जांच में बेज़ाब्तगियां पाई जाती हैं तो नीट का इम्तिहान दोबारा कराया जाना चाहिए। यूथ कांग्रेस के इंचार्ज कन्हैया कुमार और कांग्रेस से वाबस्ता तुलबा तंजीम NSUI के सदर वरुण चौधरी ने जुमे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेपर लीक एक संगीन मसला बन गया है और इस पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर लीक माफिया तुलबा के मुस्तकबिल से खेल रहा है। उन्होंने कहा कि नीट के इम्तिहान में एक बार फिर धांधली हुई है। मुल्क में ऐसा कोई इम्तिहान नहीं है जिसमें धांधली ना हुई हो। तुलबा ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने जोर दिया है कि मरकजी हुकूमत फौरी इस पर कार्रवाई करे। और इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, परीक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कीजिए, समय पर परीक्षा कराइए और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। और इस देश के भीतर जितने भी रिक्त पद हैं उनको इमीडिएटली जो है आपको भरना चाहिए। और यह जो आपकी ध्यान भटकाओ योजना है, मैं कहता हूं कि देश की संस्थाओं को सरकार से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। सरकार से देश की संस्थाओं को गलत चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार का काम है डाइवर्ट करना, उसी तरह से संस्थाएं भी जो है ध्यान भटकाओ योजना में संलिप्त हो गई है। एक सीधा सा प्रश्न है कि जब परिणाम आना था 14 तारीख को, तो आप 4 तारीख को परिणाम क्यों लेकर के आए हैं? कि पूरा देश जो है वो इलेक्शन रिजल्ट में बिजी रहेगा तो बच्चों की कौन सुनेगा? माँ बाप भी जो है टीवी पे बैठ करके इलेक्शन रिजल्ट देख रहे होंगे, तो जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसके बारे में कौन सुनेगा? वो माँ बाप को जाकर के बताएंगे कि हमने अच्छा एग्जाम दिया है, हमने सारे पेपर जो है अटेम्प्ट किए हैं, तो माँ बाप भी कहेंगे कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, विद्यार्थी की कहीं से भी गलती नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम नहीं कराया गया है। और साफ साफ एनटीए ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए हैं। जबकि पटना का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले
दिल्ली के वजीर आतिशी ने जुमे को कहा कि हरियाणा हुकूमत अपने हिस्से का पानी रोककर दिल्ली के लोगों के खिलाफ मुसलसल साजिश कर रही है। आज वजीराबाद बैरेज का मायना करने के बाद आतिशी ने कहा कि हरियाणा हुकूमत दिल्ली को उसके हक के मुताबिक पूरा पानी नहीं दे रही है। इसकी वजह से 2 जून को 661 फीट के मुकाबले 7 जून को पानी की सतह कम होकर 669 फीट हो गई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने लगातार नीट के एग्ज़ाम में शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है और इस साल जब नीट के नतीजे आए हैं तो दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने पिछले कई सालों के नीट के रिकॉर्ड अपने तोड़ दिए हैं। इस साल नीट के नतीजों में दिल्ली सरकार के 1414 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या हर साल लगातार बढ़ती आई है। 2020 में 569 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया। 2021 में, 2022, 2023 और अब 2024 में ये संख्या लगातार बढ़ते हुए 1414 पर पहुंच गई है। यानी मात्र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज शाम दिल्ली रवाना हो गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा और साबिक MLA CH वंशी चंद रेड्डी ये भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और ये कायदीन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके अलावा कैबिनेट में तोसी के अलावा मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर आला कांग्रेस हाईकमान से बातचीत करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत में आमदनी बढ़ाने के वसाइल तलाश करें। जुमे को सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में फाइनेंस, रेवेन्यू, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट और सेहत के महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर रेवेन्यू पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर आबकारी जूपली कृष्णा राव, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और दीगर ने शिरकत की। जायजा इजलास में गुज़िश्ता 2 माली सालों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इसके बाद बजट तखमीनों के मुताबिक तमाम महकमों के ओहदेदारों से रवा माली साल के पहले 2 माह की कारकर्दगी का जायजा लेने और मुताल्लिका महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मेकैनिज़्म तैयार करने और बगैर किसी लीकेज के मुनासिब एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी गई। इस बात पर जोर दिया गया कि बजट की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाए। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमे आबपाशी के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जारिया मौसम में बरसात के ख़त्म होने तक कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत तामीर करदा बैरेजेस को होने वाले नुकसानात के मरम्मती कामों को मुकम्मल कर लें। उन्होंने जुमे को आला ओहदेदारों और वर्क एजेंसी के साथ मिलकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत तामीर करदा मेडीगड्डा, अन्नारम और सुंडेला बैरेजेस में होने वाले मरम्मती कामों का तफसीली मायना किया। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की वजह से वो बैरेजेस के मरम्मती कामों का मायना नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की सिफारिशात पर 3 बैरेजेस के मरम्मती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। मरम्मती कामों के अखराजात वर्क एजेंसी बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 94,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल करते हुए इस प्रोजेक्ट को तामीर किया, जो किसी भी काम का नहीं रहा। इससे अवामी दौलत ज़ाया हुई है। Yeah, he just told me. Very nice. I am 66 NDA, sir. Okay, which cotton? Kilo. I see. And Hunter's cotton. Oh, that. Postmates will be happy to know that. It's so nice. చలో అంటే వాళ్ళు ఏజెన్సీ వాళ్ళు కదలకుంటే మీరేం చేసిండ్రు? లెటర్ పెట్టాం సార్, చెప్పిన వాళ్ళు ఫోన్ చేసి వార్ ఫుటింగ్ బాబు దిగమ్మా Go to the
అంతటి కూడా కాలేదు సార్ కంప్లీట్గా. वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव और वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद की होटल ताज कृष्णा में 2024 राइस समिट कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के कई ममालिक के मंदूबीन हिस्सा ले रहे हैं। वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना दुनिया भर में और मुल्क में धान की पैदावार में नंबर 1 बनकर उभर रहा है, क्योंकि हमारी रियासत तेलंगाना में किसानों को धान की पैदावार के लिए हर तरह की सहूलत फराहम की जाती है। It is encouraging farmers by providing inputs and in local and global market. The government has announced a bonus of 500 rupees per quintal for those farmers who are cultivating fine varieties of the rice from next season onwards. As you are aware that India is the largest exporter of rice in world, accounting for 45% of the global market share. India's rice is exported to more than 100 countries in the world. In the future, India will have more surplus rice to export to foreign countries by 2030. वजीर रेवेन्यू व इत्तलात व ताल्लुकात आमा पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी से तेलंगाना रेवेन्यू एम्प्लॉइज सर्विसेज एसोसिएशन के कायदीन ने मुलाकात करते हुए इंतखाबात के दौरान तबादला होने वाले तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को वापस उनके पुराने ज़िले में तबादला करने की दरख्वास्त की। इस खुसूस में एसोसिएशन के सदर रविंदर रेड्डी की क़यादत में एसोसिएशन के कायदीन ने वजीर रेवेन्यू से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की। उन कायदीन ने वजीर मौसूफ को बताया कि गुज़िश्ता कई बरसों से ये रिवायत रही है कि इंतखाबात के दौरान होने वाले तबादले के बाद दोबारा उन मुलाजिमीन को उनके साबिक़ा काम के मुकाम पर तबादला किया जाता है। इस मामले को क़ब्ल अज़ ही एसोसिएशन ने CCLA की तवज्जो दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें दोबारा उनके मुकाम पर तबादला करने के इक़दामात किए जाएँ। तेलंगाना प्लानिंग कमीशन के नायब सदर डॉक्टर चिन्ना रेड्डी ने 3 माह बाद प्रजा भवन में मुनक़्क़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत की, जो जुमे से महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में दोबारा शुरू हुआ और आवाम से दरख्वास्तें वसूल की गईं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की वजह से तकरीबन 3 माह के तवील वक्फे के बाद प्रजावानी प्रोग्राम में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अहदेदारों को अपने मसाइल पेश किए। तमाम महकमों से मुताल्लिक़ जुमला 373 दरख्वास्तें मौसूल हुई। प्रजावानी अथॉरिटी के ज़राए ने बताया कि रेवेन्यू से मुतालिक 120, महकमे तालीम से मुतालिक 43, महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ से मुतालिक 43, महकमे दाखिले से मुतालिक और महकमे सिविल सप्लाई से मुतालिक 18 और दीगर महकमों से मुतालिक 120 दरख्वास्तें मौसूल हुई। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी निरंजन ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्टॉक मार्केट पर बीजेपी का कितना गलबा है इस बात से वाज़ेह हो जाता है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने 13 मई को और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 15 मई को कौमी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए सरमायाकारों से अपील की थी कि वो 4 जून तक शेयर मार्केट में सरमायाकारी करने से गुरेज करें। उन्होंने बताया कि एग्जिट पोल जारी होने तक शेयर मार्केट की हालत इंतहाई ख़राब थी, लेकिन जैसे ही 1 जून को तमाम कौमी चैनल्स की जानिब से बीजेपी को भारी अक्सरियत हासिल होने की क़यास आराइयों के फौरी बाद शेयर मार्केट में उछाल आ गया। उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट के स्कैम की तफसीली जांच होनी चाहिए। రాహుల్ గాంధీ గారు ఢిల్లీలో పత్రికా విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ మోడీ గారు మూడోసారి అధికారంలోకి రాకముందే ఏ విధంగా ఒక పెద్ద ఆర్థిక కుంభకోణానికి దారితీశారో స్పష్టం చేయటం జరిగింది। మోడీ గారు అమిత్ షా గారు షేర్ల విలువ మీ అందుబాటులోకి రాకుండా పోతుందన్న మాట ఆయన చెప్పడం జరిగింది। దాంతో ఒకటేసారి 13.22 లక్షల అంటే 13 లక్షల खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने उनके फैसले का दिफा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी छोड़कर कांग्रेस में उनका जाना सही था। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी से जो भी लोग वाबस्ता रहेंगे उनका सियासी मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी से सिकंदराबाद से इंतखाबात लड़ने वाले पद्माराव गौड़ अपनी ज़मानत तक नहीं बचा पाए।
उन्होंने कहा कि आइंदा जो भी लोग बीआरएस पार्टी से जुड़े रहेंगे उन सभी का सियासी मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। ఎవరైతే మాకు పనిచేశారో ఇప్పటికైనా బీఆర్ఎస్ పార్టీ శాసనసభ్యులు ఎవరైతే మొన్న ఓటమి వచ్చిన తర్వాత మీరు చూసిన తర్వాత మీ నియోజకవర్గాల్లో కనీసం డిపాజిట్ కూడా రాలేదు, పద్మారావు గారికి కూడా డిపాజిట్ రాలేదు. మీ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఇప్పుడు మీ చేతిలోనే ఉంది. మీరు భవిష్యత్తులో మీ రాజకీయ మనుగడను కాపాడుకోవాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కటే శరణ్యమని మీరు అర్థం చేసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రాండి. తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మీకున్న గౌరవాన్ని ఇస్తారు, మీకు కావాల్సినటువంటి గౌరవాన్ని ఇస్తారు తప్పకుండా. ఇప్పటిదాకా మీరు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ లేకుండా మీరు పనిచేసుకుంటూ వచ్చారు. మీ ఆత్మ గౌరవాన్ని, మీ యొక్క సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ని కాపాడుకోవాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావాలని నేను ఆహ్వానిస్తున్నా. ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో బీజేపీ పార్టీ ఏదైతే చెప్తా ఉందో ఇప్పుడు మోడీ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పారు. ఎక్కడైతే రామ మందిర్ నిర్మాణం జరిగిందో बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और करीमनगर लोकसभा के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में आज उस वक्त बेइज्जती हुई जब अदाकारा से सियासतदान बनने वाली कंगना रनावत ने बंडी संजय से बात भी नहीं की और उनकी तरफ से दिए गए गुलदस्ते को कबूल भी नहीं किया। फिलहाल सोशल मीडिया पर बंडी संजय और कंगना रनावत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी की नवमुंतखबा रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत और लोक जनशक्ति पार्टी के रुकने पार्लियामेंट चिराग पासवान एक दूसरे से मिलकर अपनी अपनी कामयाबियों की मुबारकबाद पेश कर रहे थे। इस दौरान इन दोनों के करीब में खड़े बंडी संजय हाथ में गुलदस्ता लिए कंगना रनावत के पास पहुंचे और उन्हें कामयाबी की मुबारकबाद देते हुए गुलदस्ता पेश किया। ताहम कंगना ने बंडी संजय की जानिब से पेश किए गए गुलदस्ते को हाथ लगाकर वहां से उनसे बात किए बगैर चली गई। यहां तक कि उन्होंने बंडी संजय के गुलदस्ते को भी कबूल नहीं किया और बंडी संजय अपने हाथ में गुलदस्ता पकड़े हक्का बक्का रह गए। रियासती हुकूमत ने स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल संदीप शेंडिया की मियाद में तौसी की है। उनकी मुद्दत मुलाजिमत में मजीद 1 साल की तौसी के अहकाम जारी किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बताया कि ये अहकाम 1 जून से नाफिज हो गए हैं। गुज़िश्ता साल 13 दिसंबर को उन्होंने एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर का चार्ज संभाला था और गुज़िश्ता 6 माह से रियासत में मंशियात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। उनकी खिदमात को देखते हुए हुकूमत ने उनकी मियाद में मजीद 1 साल की तौसी की है। हैदराबाद शहर के 2 अहम तिजारती मराकज़ बेगम बाज़ार और उस्मानगंज के ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले हम्मालियों यानी पोर्टर वर्कर्स ने उजरतों में 20% इजाफे का मुतालबा करते हुए जुमे से हड़ताल शुरू कर दी। पोर्टर वर्कर्स आज से ड्यूटी का बायकॉट कर रहे हैं। न्यू उस्मानगंज हम्माली संगम की अपील पर हम्माली कारकुन आज से ट्रांसपोर्ट में ड्यूटी का बायकॉट कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल से उजरतों में इजाफा न करने पर यह हड़ताल शुरू की गई। यूनियन के लिए यहाँ जमा हुए हैं हमारा उस्मानगंज के प्रेसिडेंट साहब और बल्कि हैदराबाद के लोकल लॉरीज के प्रेसिडेंट की हैसियत से और तेलंगाना हम्माल एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन जो रजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है ILWF जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे ब्रांचेस है, पूरे हिंदुस्तान में हमारा लेबर काम करता है। हम चाहते हैं कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिले और खास तौर पे अवाम को बताना चाहते हैं जो कारोबार करने वाले भाई है उनसे अपील है हमारी कि आप जिस मर्तबा अपना माल बुक कराते हैं उस वक्त बताए कि लेबर की मजदूरी 150 रुपया 1 कुंटल को डालते हैं लोग और हमारे को उसके बदले में सिर्फ 30 से 35 रुपये हमको देते हैं, बाकी का मालिक अपने पास रख लेता है। 2 जगह का 70 रुपया वो तो आधे को। रंगारेड्डी जिले में बीजेपी के एक मकामी लीडर ने ग्रुप में पोस्ट की गई तस्वीर को डिलीट कर देने और ग्रुप से निकाल देने पर बरहम होकर गांव के 2 नौजवानों का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जुमेरात को रंगारेड्डी जिले में पेश आए दोहरे कत्ल की वारदात का पुलिस ने मामला हल करते हुए कत्ल के इल्जाम में बीजेपी के 2 मकामी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीरात के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के करताल मंडल के गोविंदापल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाला बीजेपी लीडर जलकम रवि ने 4 जून को अपनी सालगिरह मनाई और अपने गाँव के व्हाट्सएप ग्रुप में सालगिरह की बेशुमार तस्वीर शेयर की, जिस पर ग्रुप में शामिल गांव के नौजवान शेषागिरी शिवागौड़ जिसकी उम्र 24 साल है और जी शिवागौड़ जिसकी उम्र 29 साल है, उन्होंने ग्रुप में बेशुमार तस्वीर पोस्ट करने पर शदीद एतराज़ करते हुए उन तस्वीर को डिलीट कर दिया और जलकम रवि को ग्रुप से निकाल दिया। बीजेपी लीडर रवि ने इस वाक़े को अपनी बेइज्जती तस्वुर करते हुए इस बारे में बात करने के लिए दोनों नौजवानों को अपने वेंचर के ऑफिस में तलब किया।
और अपने एक साथी राजू गौड़ को भी मधुकिया, जो बीजेपी की नौजवान तंजीम बीजेवाईएम का मकामी लीडर बताया जाता है। इन दोनों ने उन नौजवानों के साथ शराब पी और इस मामले पर बहस के बाद उन्हें चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।